फ्रेंड, वेलकम बैक टू मैटी अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। आपको पता है आज से लेकर के और आपके एग्जाम डे तक आपके पास इतना टाइम है कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 90 प्लस नहीं बल्कि 95 प्लस, या मैं ये कहूं कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस मंथ में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब हमें रिवीजन करनी चाहिए, कब हमें पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स लगाने चाहिए। इन सब की क्लैरिटी जब आपको हो जाएगी, आप एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करने लग जाओगे, पढ़ाई करने लग जाओगे, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हिस्ट्री का एक कंप्लीट रोड मैप, जो आज से स्टार्ट होता है और आपके एग्जाम डे तक कब क्या करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप और हम मिल करके हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इसी चैनल पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 12th हिस्ट्री स्टडी रोड मैप। टारगेट क्या होगा हमारा? सिर्फ मैंने आपके बोर्ड एग्जाम का टारगेट नहीं रखा है, बल्कि मैंने आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूईटी 2027 का भी टारगेट रखा है। हिस्ट्री में अगर आपको सीयूईटी एग्जाम के अंदर 250 आउट ऑफ 250 लेकर आने हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। साथ में यह भी बताऊंगी कि सीयूईटी को कैसे साथ साथ में लेकर चलना है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम प्लस अपने सीयूईटी एग्जाम दोनों को एक साथ प्रिपेयर कर सके। सो हमारा जो रोड मैप होने वाला है, ये जून 2026 से लेकर के मिड फेब, यानी कि आपके जो एग्जाम्स है वो 15-17 से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो तब तक का आपका पूरा का पूरा ये रोड मैप होने वाला है, जो 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, हमारे पास चैप्टर कितने बचे हिस्ट्री में? हमारे पास चैप्टर है 12। हमारे पास मंथ कितने हैं? 9। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। और यहां पर 4x रीडिंग साइकिल, यानी कि हम जो है वो 4 साइकिल्स में अपने इस पूरे के पूरे रोड मैप को जानने वाले, कब क्या कितना करना है। ठीक है, तो सभी चीजों को समझने के लिए बस थोड़ी सी देर मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप सभी चीजों को समझ सको और सही स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना मंथ बाय मंथ ओवरव्यू ले लेते हैं कि कब हमें क्या करना है। इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। जून में आपने क्या करना है? ठीक है, जून में आपने क्या करना है? चैप्टर 1 और 2 एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद जुलाई में आपने क्या करना है? जुलाई में आपने 3-4 चैप्टर, ठीक है, वो एंशिएंट हिस्ट्री का होगा। तो यहां पर हमारा फर्स्ट से लेकर के और आपके 4th चैप्टर तक, आपको पता है कि हमारी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर 4 चैप्टर्स है, जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से। देन उसके बाद जुलाई के बाद आपका अगस्त आता है, तो अगस्त के अंदर चैप्टर 5 और 6 हमें करने, जो कि मिडिवल हिस्ट्री से होगा। सितंबर के अंदर चैप्टर 7-8 जो कि हमारा मिडिवल हिस्ट्री से होगा। तो ये हमारा पार्ट जो है 2 है, जिसमें कि हम सारी की सारी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर के अंदर आपको 9th 10th और 11th 12th, ठीक है, ये चैप्टर आपने कवर करने हैं, जो कि हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो हमारा ये क्या देखा हमने कि मंथ बाय मंथ जो है एक ओवरव्यू ले लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। 2 मंथ्स के गैप में हमने हर एक अपनी बुक को डिवाइड कर लिया है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3 को। ठीक है, उसके बाद दिसंबर में जब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड्स के साथ साथ आपने अपनी रिवीजन भी करनी है। तो यहां पर हमने रिवीजन के 2 यहां पर पार्ट रखे हैं। तो रिवीजन 1 के अंदर, क्योंकि प्री बोर्ड होंगे आपके, ठीक है, प्री बोर्ड के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीजें जो हम पढ़ चुके हैं, रिवीजन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए हमने रिवीजन का थोड़ा सा टाइम यहां पर इंक्रीज कर दिया है। तो यहां पर हम दिसंबर में फर्स्ट रिवीजन लगाएंगे और सेकंड रिवीजन लगाएंगे हम जन में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा फेब। तो फेब के अंदर जो भी हमारे 15-17 डेज हमारे हाथ में होंगे, उनमें अब लग करके आपने क्या करना है? सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज लगाने। क्योंकि यहां तक तो हमारा पूरा का पूरा प्लान हो चुका है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि हमारे अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है, हम क्वेश्चन को किस तरीके से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने आप को चेकआउट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमने फरवरी के अंदर जब हम मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा होगा एंशिएंट इंडिया, ये मेडिवल इंडिया, ये आपका मॉडर्न इंडिया, ये रिवीजन और ये फाइनल प्रेपरेशन। ठीक है, उसके बाद यहां पर सक्सेस का फॉर्मूला आपको बता देती हूं। जून से लेकर के दिसंबर में कंप्लीट ऑल द 12 चैप्टर। फिर जनवरी के अंदर यहां पर मैंने क्या किया? जून से दिसंबर। उसके बाद जनवरी में आपने क्या करना है? रिवीजन और पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद मिड फैब के अंदर आपने फाइनल मॉक्स एंड बोर्ड्स लगाने। ठीक है, यानी कि फाइनल मॉक्स एंड बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके जैसे क्वेश्चन कोई भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार मुझे अब ये चीज इंप्रूव करनी है, मेरे ये चीज वीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा और स्टडी करना चाहिए, तो इस तरह की जो छोटी मोटी जो आपकी कमियां रह गई आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, और तब जाकर मिड फैब तक आते आते अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे। अब यहां पर हम वीकली प्लान क्या करते हैं? मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक यहां पर आपको 45 से लेकर के 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, ठीक है, 45 to 60 मिनट में आपने क्या करना है?
एनसीईआरटी प्लस आपने नोट्स पर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, आपने ये वीकली प्लान बनाना है। कहने का मतलब ये कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जब भी आपने अपने आप को 1 घंटा दिया, उस 1 घंटे के अंदर आपने अगर एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है तो साथ साथ में उसके नोट्स भी बनाने हैं। क्लियर है? उसके बाद यहां पर सैटरडे को क्या करना है, जो आपने यहां पर पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है और प्लस में एमसीक्यूज लगाने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आपके दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो है 21 मार्क्स के। ठीक है, और यही एमसीक्यूज आपके सीयूटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, संडे को फुल टेस्ट जो है एनालिसिस। अब आपने यहां पर जो पढ़ा, फिर आपने रिवीजन किया, फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए, फिर आपको क्या करना है, यहां पर एक फुल टेस्ट लगाना है कि अब मैं पूरे चैप्टर को मैंने पढ़ लिया है मंडे से फ्राइडे तक, अब मैं क्या करता हूं, पूरे चैप्टर से अपने आप को टेस्ट करता हूं कि मुझे कितना अभी आता है और कितना मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अब हम 1 बाय 1 सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि चैप्टर 1 यानी कि जून और जुलाई का हम प्लान जानने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स है, जो कि जून में हमने करना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड और इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। बच्चे ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि टॉपिक्स बड़े हैं, लेकिन इन्हीं में से आपके 1 मार्कर, 3 मार्कर और 8 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किसकी, चैप्टर 2 की, किंग्स, फार्मर्स और टाउन की, ये भी आपने जून में कंप्लीट करना है। यहां पर देखिए महाजनपदास एंड द अर्ली स्टेट, ठीक है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। उसके बाद में एग्रीकल्चर और ट्रेड रूट, देन पंचमा कॉइन्स। ठीक है, अब यहां पर जो कॉइन्स को लेकर के जितने भी, जिस भी राजा ने किस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, सारे के सारे, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा आते हैं और आने की उम्मीद भी रहती है कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 में हम क्या करेंगे, जुलाई के अंदर चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, तो ये हमारा 3rd चैप्टर होगा, जिसमें हम महाभारत एनालिसिस, वंड सिस्टम ओरिजिन और फैमिली स्ट्रक्चर इन द एंशिएंट इंडिया, ये 3 टॉपिक को अच्छी तरीके से गो थ्रू करेंगे, है ना। और बार बार जब आप इसको रिवाइज करोगे तो हर तरह के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम जुलाई के अंदर ही थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग, जिसमें हम जैनिज्म, बौद्धिज्म, हिंदुइज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जैनिज्म और बौद्धिज्म आ जाएगा, स्तूपास, केव्स एंड स्कल्पचर्स आ जाएगा, और अशोका एंड द सांची। तो ये पूरा का पूरा आपका यहां पर देखना है। और यहां पर अशोका के इंस्क्रिप्शन को लेकर या अशोका के रीजन को लेकर यहां पर भी जो सेकंड चैप्टर है मौर्य डायनेस्टी वाला, उसको यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहां से भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फोकस एनसीईआरटी रीडिंग, टाइमलाइन। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी रीडिंग करते हो तो साथ साथ में टाइमलाइन को भी आपने लिखते हुए चलना है, ताकि जिस भी इवेंट के साथ आपने उसको कनेक्ट किया है तो उसके साथ में जब आप अपना ईयर लिखोगे, ठीक है, जो भी उसमें गिवन है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपने जब लिखा उस इवेंट के साथ में तो वो चीजें रिटेन रहती है, बहुत लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है, तो आप उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि जब चीजें हम बार बार लिखते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में एकदम प्रिंट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड द नोटबुक, ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द नोटबुक। अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आई है, फॉर एग्जांपल कि हमने सेकंड चैप्टर के अंदर जैसे अग्रहारा पढ़ा, तो अग्रहारा क्या होता है, जैसे ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट की जाती है उसको अग्रहारा कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 1 मार्कर। तो आप साथ साथ में उसके भी नोट्स बनाते रहना। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं इन चैप्टर से, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पर भी हम धीरे धीरे यहां पर अपनी पकड़ बनाएंगे। अगस्त से लेकर के सितंबर तक जब आप अपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चाहे इससे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सही करके आओगे, क्योंकि वो चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगस्त और सितंबर में हमें क्या करना है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, जो कि हमें अगस्त में इसको स्टार्ट करना है। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा इन 3 ट्रैवलर्स के बारे में ही बताता है। थोड़ा थोड़ा जो इंफॉर्मेशन है, थोड़ी थोड़ी जो एक जानकारी है, वो अदर यहाँ पर ट्रैवलर्स के बारे में बताई गई है, लेकिन मेन यहाँ पर ये 3 ही है। उसके बाद किस, यानी कि अल बरूनी ने क्या ऑब्जर्व किया, इब्न बतूता ने क्या ऑब्जर्व किया इंडिया के बारे में, और बर्नियर ने इंडिया के बारे में क्या ऑब्जर्व करके अपनी अपनी बुकों में लिखा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। सोर्स एनालिसिस स्किल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगस्त के अंदर ही यहाँ पर हम उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो मुझे लगता है कि 70-80% ये चैप्टर जो है उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर एक जो उर्दू वर्ड्स होते हैं, पर्शियन वर्ड्स होते हैं, वो ज्यादा यूज किए गए हैं ना। और खास करके जो सूफीज्म और ये जो वाला पार्ट है, इस्लाम धर्म वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं लोग मतलब स्टूडेंट जो है वो इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपकी क्रिएट जो होती है, आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज को हम बार बार पढ़ते हैं, तो एक बार आपने यहाँ पर रीडिंग कर ली इसकी, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपने उसको स्टडी कर लिया, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है इस
चैप्टर के अंदर बढ़ेगा, इसके टॉपिक के अंदर बढ़ेगा, और आप धीरे धीरे जब चीजों को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हो तो वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है, जैसे मूवी की स्टोरीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर भक्ति संत और देयर टीचिंग्स, कौन कौन से भक्ति संत आए, उनकी क्या टीचिंग्स रही, सूफी ऑर्डर इन इंडिया, कैसे सूफीज्म इंडिया के अंदर आता है, कैसे उसको प्रोपगेट किया जाता है, ठीक है। और साथ में संत कबीर, मीराबाई, तुकाराम और बाबा गुरु नानक देव, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इनको नानक देव जी, ठीक है, तो इनको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद में हम चैप्टर 7 पर आते हैं, एन इंपेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। ये हमने सितंबर में स्टार्ट करना है। हम्पी में आपके जो आर्किटेक्चर्स और लेआउट है, यानी कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए गए हैं, तो वो कब किसने क्या बनाए, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो हम्पी आर्किटेक्चर्स इन द लेआउट, उसके बाद में हम्पी को कब कैसे किसने डिस्कवर किया, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, पूरा का पूरा आपने वो करना है, स्टडी करना है। रॉयल सेंटर एंड द सैक्रेड सेंटर कहां पर थे, उनके अंदर क्या क्या चीजें थी। उसके अलावा आपने यहाँ पर डिक्लाइन, कैसे ये विजयनगर इतना फ्लरिश होते हुए डिक्लाइन हो जाता है, ये सारे के सारे रीजन जाने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 पर आते हैं, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट पर, ये हमने स्टार्ट करना है अपने सितंबर के अंदर, ठीक है। मुगल अग्रियन सोसाइटी, आईने अकबरी और रोल ऑफ जमींदार, हर बार यहां से क्वेश्चन आता है आपके 8 मार्कर। तो इस चैप्टर से भी आपके 1 मार्कर, आपके 3 मार्कर हो सकता है आ जाए, लेकिन 8 मार्कर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और साथ में कभी कभी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहां पर आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैप के अकॉर्डिंग भी उसके साथ साथ में मैप्स देखते रहना, ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ सको। अब आता है हमारे पास क्या, अब आता है हमारे पास हाँ, ये जो चैप्टर है, जो बच्चे, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, तो उनके अंदर बच्चे ये चैप्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए किया है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टेट बोर्ड से भी, उनके यहाँ पर ये चैप्टर्स दिए होंगे नहीं दिए होंगे, एक बार उसको देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर्स पहले थे, इसलिए मैंने यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ने, इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो कॉलोनियल सिटीज है, ठीक है, और आपका अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन है, और फिर आ जाएगा आपका कॉलोनियल सिटीज अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, और एक चैप्टर और था जो चैप्टर 9 था हमारा, कौन सा, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वाला, ठीक है। तो 3 चैप्टर जो हैं वो रिमूव हो गए हैं, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ने हैं। अगर नई बुक है तो बहुत अच्छी बात है, पुरानी बुक है तो इन चैप्टर्स को नोट कर लेना, ये आपने नहीं पढ़ने हैं, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड पर बात करते हैं, ये अक्टूबर में हमने स्टार्ट करना है। परमानेंट सेटलमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कब, कैसे और किसने स्टार्ट किया। और इंडिगो रिवोल्ट, सांथाल रिवोल्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है, बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 मार्कर और 8 मार्कर में, ठीक है। तो ये हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना तैयार करना है। उसके बाद में रिबेल्स एंड राज है, यानी कि 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस क्या थे, रीजन क्या थे, है ना। तो पॉलिटिकल, सोशल, इसके रिलीजन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ, ठीक है। तो कॉजेस से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिपाही म्यूटिनी टू वॉर द इंडिपेंडेंस, किस तरीके से सिपाहियों ने म्यूटिनी अपनी स्टार्ट कर दी थी और कैसे स्प्रेड होता है, किस किस लीडर ने कहां कहां से इसमें पार्टिसिपेट किया, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट वो हैं। ये आपने नहीं करना है। कॉलोनियल सिटीज, ठीक है। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर से आपके 1 मार्कर, 3 मार्कर, 8 मार्कर, मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खास करके टाइमलाइन के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और डोंट वरी, सब आपको यहीं पर करवाऊंगी मैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो महात्मा गांधी की एक एक चीज, एक एक इवेंट को, जो भी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए थे, उनको हम ईयर बाय ईयर कनेक्ट करते हुए सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नवंबर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी, मेथड्स एंड द फिलॉसफी। ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर हमने नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर में हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। उसके बाद में किस तरह से किस लीडर ने किस पर्सपेक्टिव से अपनी डिमांड को रखा, अपनी बात को रखा, और कैसे उस पर डिबेट होती है और कैसे उसको फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, देन की प्रोविजंस एंड द कमीशंस, और उसके बाद में कॉम्प्रोमाइजेस। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल, ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। किस लीडर ने किस तरह की डिबेट करी, उसका क्या कंक्लूजन निकला। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो फोकस ऑन द ब्रिटिश पॉलिसीज, आपने फोकस क्या करना है, मॉडर्न इंडिया पर, ब्रिटिश की पॉलिसीज पर फोकस करना है, रिवोल्ट ऑफ 1857, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, पार्टीशन नहीं करना है, कंप्लीट नोट्स एंड सैंपल पेपर। साथ साथ में आपको
नोट्स बनाते रहना है और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जब एक बार हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर अपने सैंपल पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जनवरी इंटेंसिव रिवीजन, अब जनवरी के अंदर हमें इंटेंसिव रिवीजन करनी है, यानी कि हर हाल में हमारा ये इंटेंस होना चाहिए, हमारा ये इरादा होना चाहिए, पक्का वाला इरादा होना चाहिए कि हर हाल में मुझे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आज के आज मुझे क्लियर करना है। ये डिटर्मिनेशन जो है इस टाइम आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वीक 1 के अंदर जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें एंशिएंट इंडिया जो कि चैप्टर 1 से लेकर 4 तक रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ तो पहले चुके हैं, दोबारा से बंद पढ़ने बैठ जाना। मिडिवल इंडिया को वीक 2 के अंदर हम चैप्टर 5 से 8 में, ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 9 से 12 तक, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा वीक 4 के अंदर फुल सिलेबस, यानी कि ऑल 12 चैप्टर्स को हमने क्या करना है, पूरी तरीके से फुल टेस्ट के साथ में अपने आप को एनालाइज करना है। ठीक है, जनवरी फोकस टॉपिक, अब आपको जनवरी में किस किस टॉपिक पर फोकस करना है, पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज को बच्चा अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि पीवाईक्यू से कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट इज क्वेश्चन हमारे इस बार में भी आ जाते हैं। तो पीवाईक्यू से हमें यह पता चलता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसी अप्रोच के साथ में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पीवाईक्यू से हेल्प मिलती है इसकी। उसके बाद में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके 12 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन को आपने लाइटली नहीं लेना है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपने धीरे धीरे करना है, क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारा आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट, ये लाइटली मत लेना। हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किस इवेंट को किस टाइमलाइन से कनेक्ट करना है, ये चीजें आपकी स्टार्टिंग से ही क्लियर करते हुए चलोगे तो लास्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ साथ साथ में आपके टाइमलाइंस भी लिखते रहना। और फिर उसके बाद में है टाइम्ड आंसर राइटिंग। ठीक है, साथ साथ में आंसर राइटिंग करते रहोगे, जब आप लिखते हो ना, हैंड राइटिंग आपकी एक तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। उसके बाद में जो आपकी लिखने की स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। स्पेलिंग्स मिस्टेक जो होती हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे और आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब चीजें सही होती चली जाती है। तो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था। उसके बाद में एनसीईआरटी की री रीडिंग करनी है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपका कोई भी टॉपिक आपको वीक लगता है तो दोबारा से एनसीईआरटी के उस टॉपिक पर जाना है और उसको री रीड करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर मैं फरवरी की बात करूं, फाइनल रिवीजन टिल मिड फेब। ठीक है, तो यहां पर फरवरी मिड फेब तक आपने क्या करना है, डू दिस, और यहां पर अवॉइड करना है क्या क्या चीजें। तो रिवाइज एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, तो आपने एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज करना है। अब बुक को रिवाइज करने मत लग जाना, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, क्योंकि वो हमने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद 1 पेज नोट फॉर द ईच चैप्टर, राइट। उसके बाद में ये आप अपनी स्टडी के दौरान भी कर सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन बाय द हार्ट, अपने मतलब एक दिल से पढ़ना है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा हर एक क्वेश्चन का सही आंसर देने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीजें छोड़ दोगे तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब आप स्टार्टिंग में रीड करते हो, स्टडी करते हो, तो उसको लाइन बाय लाइन आपने पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद मैप की प्रैक्टिस डेली आपने करनी है, टाइमलाइन रिवीजन करनी है, 5 से 10 फुल सैंपल पेपर्स लगाने हैं फेब मिड तक। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस टाइम्ड आंसर राइटिंग, साथ साथ में आपको आंसर राइटिंग करके भी देखनी होती है। और आंसर राइटिंग करने का बच्चा एक तरीका होता है, उसी स्ट्रक्चर वे में आपको लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर या जो आपका डिजिटल तौर पर जो चेकिंग अभी स्टार्ट हो गई है तो वो आपको फुल मार्क्स दे सके। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट एनी न्यू सोर्सेज। ठीक है, आपको कोई भी नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है भाई, नए के चक्कर में पुराना भूल जाओगे। तो नया नहीं करना, आपने जो पुराना पढ़ लिया उसी को रिवाइज करना है। रीड टू मेनी गाइड बुक, कोई भी गाइड बुक आपने, बहुत सारी जो बच्चे बुक्स तो ले लेते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसा पढ़ूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर हो सकता है तो एक रेफरेंस बुक जो भी आपको अच्छी लगती है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिए, वहां से आप उसका रेफरेंस ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद इग्नोर वीक द चैप्टर्स, तो आपने अपने वीक चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जो कि आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये स्किप आंसर राइटिंग, जो बच्चे बहुत सारे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, स्किप कर जाते हैं, उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। क्रेम द नाइट बिफोर, बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहली नाइट को पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, तुम नेक्स्ट डे जब अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो हो सकता है एग्जाम जब आप कर रहे हो, ठीक है, नींद आ रही हो, तो आप लेजी से फील करते हो। तो भाई रात को आपने नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया था पढ़ लिया। ठीक है, तो ये क्रैमिंग आप मत करना। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की ट्रिप्स क्या है, तो मैं वो बता देती हूँ। 3 आवर्स का पेपर, बच्चा जब भी आप अपने पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो ना, 3 घंटे अपने आप को ऐसे रखो कि मैं अपना एग्जाम देने जा रहा हूं, रियल वाला, है ना। तो यहाँ पर सचमुच वाला एग्जाम जो देने वाला हूं वो 3 घंटे बैठकर मुझे देना है। तो अपनी हैबिट ऐसे बना लेना कि 3 घंटे तक प्रॉपर बैठ करके आप अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को सारे के सारे अटेम्प्ट करके और एक बहुत अच्छा सा आप अपना
टेस्ट देते हो, ठीक है। उसके बाद में आंसर इन द पॉइंट विद द हेडिंग, तो अपने आंसर्स को हमेशा हेडिंग्स के अंदर लिखना है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है। अटेम्प्ट द सोर्स क्वेश्चंस केयरफुली, ध्यान से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि वही अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, उसी के आधार पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर देने वाले हो। देन मैप इजी टू मार्क्स, और मैप 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो 5 नंबर को कम मत समझना, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए साथ साथ में मैप की प्रैक्टिस भी करते रहना। और अगर मैं इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊं आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन जानना चाहोगे, तो उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूं। नाउ गोल्डन रूल क्या करता है कि गोल्डन रूल फॉर रीडिंग मेथड, तो यहां पर जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग करनी है। तो रीड एनसीईआरटी स्लोली, डोंट टेक द नोट्स येट, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन। तो आपको जो नोट्स बनाते हो ना, आपको नोट्स ऐसे नहीं मिलते कि पूरा का पूरा आपने प्रिंट कर दिया, आपने उस चीज को जानना है। पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या पूछा है इसके अंदर, क्या बताना है इसके अंदर, तो आपने क्या करना है, व्हाट हैपन, क्या हुआ, हु वाज, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे और क्यों थे। तो ये बस व्हाट, हु और वाई, इसको अपने आप को आंसर करना है और फिर आपने नोट्स बनाने। उसके बाद में टिप है, रीड लाइक यू आर रीडिंग अ स्टोरी, ऐसे रीड करने की आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेक नोट्स, नाउ गो बैक एंड मेक द शॉर्ट नोट्स, ड्रॉ द टाइमलाइंस, ठीक है, और फ्लो चार्ट और द माइंड मैप, राइट द इंपॉर्टेंस। जो मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बताने वाली हूँ ना, वो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रिवाइज और प्रैक्टिस करनी है, देन बोर्ड्स प्लस सीयूईटी की प्रिपरेशन साथ साथ में करती रहनी है। तो यहाँ पर रिवाइज एंड प्रैक्टिस, तो रिवाइज योर नोट्स, स्टार्ट द आंसरिंग क्वेश्चंस, तो अपने नोट्स को रिवाइज करते अपने आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सोल्व पीवाईक्यू, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैप वर्क एटसेट्रा। उसके बाद में बोर्ड प्लस सीयूईटी की प्रिपरेशन, फाइनल रीडिंग बिफोर द एग्जाम, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वन पेज, क्योंकि सीयूईटी के अंदर आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो साथ साथ में आपके डोमेन जो है वो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं सीयूईटी के लिए। लेकिन यहां पर दिक्कत कहां पर आएगी, आपको प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जीएटी और लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि लैंग्वेज का जो एक सेक्शन होता है, वो सिलेबस जो होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जीएटी आपने कभी पढ़ी नहीं, करंट अफेयर्स आपके हैबिट में नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, इसलिए खास करके जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, ठीक है, तो उस पर भी धीरे धीरे से फोकस करना है। तो कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिप है आपकी, टाइम योरसेल्फ 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मिनट। तो आपको ऐसे करना है कि आपको 8 मिनट दिए जाते हैं और 8 मिनट में आपने ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 8 मार्क में लिखना है, ठीक है। रीड योर ओन नोट्स, नॉट द न्यू मटेरियल, अपने खुद के नोट्स बनाओ, किसी पर डिपेंड मत रहो कि मैंने अपने फ्रेंड से ले लिए या उससे ले लिए, हो सकता है उसके नोट्स किसी और तरह के हो, आप जो बनाने वाले वो और अच्छा बना सकते हो उससे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यू गॉट दिस, ठीक है, हैव यू गॉट दिस, ये सारी चीजें आपने समझ में आ गई, ठीक है। आ गई तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो, इतनी देर से सुने जा रहे हो, लिखकर बता दिया करो, ठीक है। उसके बाद में स्टे कंसिस्टेंट, ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है, एनसीईआरटी अपने ऊपर और एनसीईआरटी पर बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना है। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है। स्टडी स्टडी स्टडी, I don't like study but study likes me, that's why I do study, ठीक है। सेम यही रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चैप्टर 12 कंप्लीट ऑल द चैप्टर 12, ठीक है, बाय दिसंबर 2026, दिसंबर तक आपके सारे के सारे 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने हैं। रिवीजन जनवरी से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में साथ साथ में आप डेली जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, और फैब तक आते आते पूरी तरीके से पीवाईक्यू सैंपल पेपर को लगा कर अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर सीयूईटी 2027। वन स्टॉप सोल्यूशन जो मैं बता रही थी वो ये है आपका सीयूईटी का महापैक, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम प्लस आपके सीयूटी दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, अगर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, जो आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके सीयूटी में भी काम आने वाले, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस बैच। ये है महापैक प्रो और ये है महापैक। इसके अंदर आपको बुक दी जाएगी, एक नहीं दो नहीं, पूरी 14 बुक्स दी जाएगी, और जितने भी बैचेस आएंगे सभी का एक्सेस इन महापैक वालों को मिल जाएगा, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें मिलेगा। ये महापैक है और ये है आरंभ 2.0। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए भी कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मैं चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें बताती रहती हूँ, और साथ में डेली क्विजेस भी वहां पर मैं डालती रहती हूँ, ठीक है। तो अब ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पर आपने करना है अड्डा 24/7, गूगल से सर्च करना है, ठीक है। जैसे आपने सर्च कर दिया तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स को, बाकी अदर अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो जो अदर स्ट्रीम से हैं कि भाई ये कूपन कोड लगा करके आप अपनी स्ट्रीम में अपना
एनरोल करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे चाहिए ये महापैक प्रो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए हम यहाँ पर एक कूपन कोड लगाएंगे जो कि 13 मंथ तक ये वैलिड होगा, यानी कि CUET के एग्जाम तक आपकी इसमें रेगुलर क्लास चलती रहेंगी और इससे आप एक बार दो बार नहीं, आप अपने एग्जाम तक अपने सिलेबस को 5 to 6 टाइम रिवाइज कर चुके होंगे। तो सारे क्वेश्चंस एकदम फिंगर टिप्स पे होंगे, बस देखते ही क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। इस लेवल की तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कीजिए और आज ही से हमारे साथ में अपनी CUET प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार कराया जाएगा। फिर भी अगर कोई पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो, और साथ में यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर anita.sharma, अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, anita.sharma@adda247.com, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो फटाफट से जाइए, ये कूपन कोड लगाइए और आज ही इसके अंदर एनरोल कीजिए, क्योंकि ये पूरे 13 मंथ की फीस है जिसमें आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। जो मुझे लगता है कि आपकी ट्यूशन फीस से बहुत ज़्यादा ये कम है और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है। हम सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में लिखकर बताना, और प्रिपरेशन स्टार्ट की कि नहीं की वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। थैंक यू।